अब 1 मिनट 1 खबर में आपको बताएंगे हर बड़ी खबर। भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस तय कर दी हैं। सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर अब उन्हें अपने नियम तय करने होंगे। भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिन्हें इन कंपनियों को 3 महीने के भीतर लागू करना होगा। गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को शिकायतों को सुनने के लिए व्यवस्था करनी होगी। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे में कंटेंट हटाना होगा। महिला सम्मान विरोधी कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा। सरकार के पूछने पर कंटेंट क्रिएटर का नाम बताना होगा। सुरक्षा और अखंडता के मामलों में तेज कार्रवाई करनी होगी। OTT प्लेटफॉर्म को 5 कैटेगरी में कंटेंट को बांटना होगा और शिकायतों के निपटारे का हर महीने ब्यौरा देना होगा। सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सरकार ने किसी तरह का कोई सेंसर नहीं लगाया है। भारत के लोकतंत्र में आपने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, आम आदमी को आवाज दी है, तो कृपया करके जिम्मेवारी के साथ उसका अनुसरण करें, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। और अगर इतने क्लियर गाइडलाइन जहां दायित्व उनका है, अगर उसका वो अनुपालन नहीं करेंगे तो जो भी कानून में प्रावधान है IT एक्ट में बाकी है वो देखा जाएगा। ममता बनर्जी आज से महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रही हैं और इसकी शुरुआत ममता ने गुरुवार को ही स्कूटी पर बैठकर कर दी थी। पश्चिम बंगाल में TMC और BJP के बीच सियासी जंग लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है, जिसकी वो आज शुरुआत कर सकती हैं। गुरुवार को ममता बनर्जी ने बेहद अनोखे अंदाज में महंगाई का विरोध किया, साथ ही आगे भी महंगाई के खिलाफ विरोध तेज करने की बात कही। देखिए, पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ते जा रहा है, डीजल का भाव हर रोज बढ़ते जा रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव कमती हो गया, आधा हो गया, तो ये दिल्ली सरकार इसको पूरा 100% बढ़ा दिया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार केवल झूठे वायदे करती है। केंद्र ने तेल की कीमत कम करने के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल आम जनता की परेशानी को बताने के लिए ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि तेल के दामों में बढ़ोतरी से लोगों का इसे खरीद पाना मुश्किल होता जा रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। दक्षिण दिनाजपुर में बरूल घाट में जनसभा वो करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में लोगों से मुलाकात करने वाली है। मिशन बंगाल के तहत बीजेपी ने अपनी रैलियों और जनसंपर्क के कार्यक्रम तेज कर दिए हैं। 7 मार्च को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले बीजेपी के कई बड़े मंत्री और नेता लगातार बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि वो कल एक सार्वजनिक बैठक के लिए पश्चिम बंगाल के बालूर घाट जाएंगे। अपने ट्वीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो आज 26 फरवरी को सार्वजनिक सभा के लिए पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में रहेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री एक रोड शो भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 2 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के रण में उतरेंगे। 2 मार्च को सीएम योगी के पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई में होना प्रस्तावित है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी अंतिम तारीखों की घोषणा नहीं की है। आज से गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन शुरू हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आज से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे सत्र का आयोजन शुरू होने जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उद्घाटन भाषण देंगे। इन खेलों में देश के करीब 1200 एथलीट हिस्सा लेंगे। कई राज्यों से आने वाले एथलीट अलग अलग वर्गों में हिस्सा लेंगे। इन खेलों में मुख्य तौर पर स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, नॉर्डिक स्काई, स्नोबोर्डिंग और आईएस स्टॉक जैसे खेल शामिल हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा भारतीय सेना, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के एथलीट भी विंटर गेम्स में हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स संघ के सहयोग से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उद्घाटन भाषण के वक्त खेल मंत्री किरण रिजिजू गुलमर्ग में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:50 पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे सत्र का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। विंटर गेम्स 26 फरवरी से 2 मार्च तक चलेंगे।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा है कि भारत को अखंड होना ही होगा। आज ये असंभव लग रहा है, पर यह संभव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि भारत से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश आज भारी संकट में है। एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि अखंड भारत ताकत से नहीं बल्कि हिंदू धर्म के जरिए संभव होगा। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के कल्याण के लिए वैभवशाली अखंड भारत की आवश्यकता है, इसलिए देशभक्ति को जगाए जाने की जरूरत है। और विश्व को आवश्यकता है भारत के जगने की। जिन समस्याओं से विश्व जूझ रहा है, संपूर्ण मानव जाति सुख शांति युक्त हो, निरामय हो, उसके सारे विघ्न आपत्ति संकट दूर हो, इसके तरह तरह के प्रयास कर लिए, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। मोहन भागवत ने कहा कि आज जो असंभव लगती है, जरूरी नहीं कि कल संभव ना हो। भारत विभाजन के 6 महीने पहले महात्मा गांधी ने भी भारत विभाजन को एक कल्पना बताया था, लेकिन भारत का विभाजन हुआ। कृषि कानूनों के विरोध में आज ग्लोबल वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टूल किट ट्वीट कर चर्चा में आई ग्रेटा थनबर्ग को भी आमंत्रित किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में आज ग्लोबल वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टूल किट से भारत में चर्चा में आई ग्रेटा थनबर्ग को आमंत्रित किया गया है। इस वेबिनार में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज के वेबिनार में ग्रेटा थनबर्ग के अलावा मीना हैरिस और भारत की 9 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट लिसी प्रिया को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस वेबिनार को किसान एकता मोर्चा ने आयोजित किया है, जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ आगे की रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि वेबिनार के लिए कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मेलबर्न और ब्रिटेन का भी समय शेयर किया गया है। आम लोग भी वेबिनार से जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि किसान लगातार कृषि कानूनों के विरोध में सिंघो, टिकरी, गाजीपुर सहित देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार किसानों की सरकार से वार्ता भी नाकाम हो चुकी है। सरकार कृषि कानूनों को लेकर कुछ छूट के साथ बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द करवाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली में पेरेंट्स एसोसिएशन ने ऑनलाइन एग्जाम की मांग की है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया। देश भर में कोरोना महामारी के बाद जिंदगी पटरी पर आ रही है। कई राज्यों में 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इस बीच दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों के माता-पिता कोरोना संक्रमण को लेकर परेशान हैं। अभिभावक लगातार सीबीएसई और स्कूलों से ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग की है। दिल्ली में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां अभिभावकों को स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है। स्कूल आते हैं तो वो कहता है और डीएवी मैनेजमेंट बताएगा, और डीएवी मैनेजमेंट पे अगर कॉल करते हैं तो वो लोग हमें स्कूल का कहते हैं कि अगर स्कूल चाहता है तो वो कर सकता है। कल को हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है और बच्चों से फिर इन लॉज है, सारा परिवार ही चपेट में आएगा ना। हमारे लिए तो हमारा बच्चा तो पूरी दुनिया है सर। अभिभावकों की दलील है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है तो फिर परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए, जबकि शिक्षा मंत्रालय चाहता है कि छात्रों को अगली क्लास में भेजने से पहले 9वीं और 11वीं के छात्रों की परीक्षा ली जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कोरोना पर राजनीति का आरोप लगाया। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी अपने राज्यों में कोरोना के आंकड़े छिपा रही है, जबकि बीजेपी नेता महाराष्ट्र में सवाल उठा रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कई शहरों में पाबंदियां लगाई गई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना के नियमों पर हो रही राजनीति पर लेख लिखा है। शिवसेना का कहना है कि कोरोना के नियमों पर भी राजनीति की जा रही है। इसका खामियाजा जनता और राज्य को भुगतना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बीजेपी पर कोरोना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। नाना पटोले ने कहा कि मैंने कई राज्यों के बारे में जानकारी हासिल की है। बहुत से राज्यों में कोरोना की हालत बहुत बुरी है, लेकिन वहाँ के आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पारदर्शिता की वजह से ही सही आंकड़े सामने आ रहे हैं, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना के आंकड़े सामने आ ही नहीं रहे। कई राज्यों में बड़े पैमाने में कोरोना के पेशेंट है, वहाँ पे लोगों का मृत्यु भी हो रही है, लेकिन राज्य वो बीजेपी शासित राज्य इस बात को सामने नहीं आने दे रहे। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने नाना पटोले के आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। राम कदम का कहना है कि कोरोना के हालात को संभाल नहीं पाने की वजह से फिजूल के आरोप लगाए जा रहे हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और गूगल के बीच तकरार बढ़ गया है। आईएनएस ने कहा है कि हमारे ऑनलाइन कंटेंट के लिए भुगतान किया जाना चाहिए।
इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS अपने ऑनलाइन कंटेंट के लिए पेमेंट करने को लेकर गूगल को एक पत्र लिखा है। भारत के बड़े अखबारों के संगठन INS ने गूगल से कहा कि वो अपना कंटेंट ऑनलाइन लाते हैं जिसका इस्तेमाल गूगल करता है, यानी गूगल इन खबरों को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाता है। भारतीय अखबारों के कंटेंट का इस्तेमाल करने के लिए गूगल को उन्हें भुगतान करना चाहिए। साथ ही विज्ञापन से होने वाली आमदनी में पब्लिशर की हिस्सेदारी बढ़ाकर 85% की जानी चाहिए। गूगल इंडिया के मैनेजर को लिखे पत्र में INS के अध्यक्ष ने कहा कि न्यूज़पेपर जो खबर प्रकाशित करते हैं उस पर अच्छा खासा खर्च आता है। साथ ही इन्हीं भरोसेमंद खबरों ने गूगल को भरोसे लायक बनाया है। INS ने कहा कि अखबारों की छपी खबरों के लिए अमेरिकी कंपनी गूगल को उन्हें भुगतान करना चाहिए। अखबार हजारों पत्रकार को नियुक्त करते हैं और इनके जरिए खबरें प्राप्त करते हैं और फिर उन खबरों को वेरीफाई किया जाता है जिनमें काफी खर्चा होता है। GST प्रावधानों के खिलाफ आज कारोबारी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। GST और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल होंगे। साथ ही देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर और लघु उद्योग और महिला उद्यमियों के भी इसमें शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कारोबारियों के भारत बंद को किसान नेताओं ने समर्थन का ऐलान किया है। हॉकर्स के राष्ट्रीय संगठन हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी व्यापार बंद का समर्थन किया है। आवश्यक सेवाओं को बंद से अलग रखा गया है, जिसमें दवा की दुकान, दूध, सब्जी आदि बाहर रखा गया है। CAIT के मुताबिक GST नियमों में एक तरफा संशोधन किए गए हैं। इन संशोधन से अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गए हैं। अब कोई भी अधिकारी अपने विवेक के अनुसार कोई भी वजह लेकर किसी भी व्यापारी का GST रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड या रद्द कर सकता है। ऐसा करने से पहले व्यापारी को कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा और कोई सुनवाई का मौका भी नहीं होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस पर किसानों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राहुल गांधी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा है। पिनरई विजयन के मुताबिक बेशक राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ केरल के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हों, लेकिन भावना एक ही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कांग्रेस की नीतियों को किसानों की बर्बादी करने वाला बताया। पिनरई विजयन ने 1990 के दशक से किसान विरोधी नीतियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पिनरई विजयन के मुताबिक भारत में किसानों की आत्महत्या के लिए कांग्रेस की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। कांग्रेस की वजह से लाखों किसानों का खून बहा। पिनरई विजयन ने मांग की है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को किसानों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। पिनरई विजयन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल में 5 सालों से कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं? उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है। वहीं WHO ने एक बार फिर दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। WHO ने दुनिया के देशों को भारत से सीख लेने को कहा। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत की भूमिका को लेकर WHO ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। भारत के नागरिकों के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों तक कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। WHO प्रमुख ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए लिखा है कि वैक्सीन इक्विटी को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। कोवैक्स के लिए आपकी प्रतिबद्धता और कोविड-19 वैक्सीन की खुराक को 60 से ज्यादा देशों में पहुंचाने से उन देशों में कोरोना से जंग में मदद मिल रही है। जहां जहां कोरोना वैक्सीन पहुंची वहां हेल्थ केयर वर्कर्स और अन्य समूहों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि बाकी देश भी भारत से सीख लेंगे। दुनिया भर में अभी तक 11 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज के बाद कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं।